Hello everyone. Welcome back to the channel Changing Mindset of Learning. ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का तो हो गया है, बट व्हाट अबाउट 2025? तो अभी से ही हम स्टार्ट करेंगे अपना नया सेशन सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन फॉर क्लास 9। ठीक है, और इसमें हम लेके चलेंगे हर एक टॉपिक, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, अच्छे से समझेंगे टॉपिक्स को। लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बड़ा टॉपिक है तो उसको 2 to 3 पार्ट्स में या जितना भी रिक्वायरमेंट होगी उतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। छोटे टॉपिक है तो 1 से 2 वीडियोस में भी कवर कर लेंगे। उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, और जितने भी PYQ में आए हैं क्वेश्चंस वो सारे भी हम कवर अप करते हुए चलेंगे हर एक टॉपिक को। तो कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में 6 क्लास से हैं, कुछ 7 से हैं, 8 तो है ही कंप्लीट सिलेबस, और कुछ टॉपिक आपके 9th क्लास के भी लिए जाएंगे अगर हम बात करें सब्जेक्ट सोशल साइंस की। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस, आगे धीरे धीरे हम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो होगा आपका व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिक से पढ़कर एडवांस लेवल तक भी पढ़ेंगे, जितना भी आपके सिलेबस में कवर अप होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है इस 2 एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आपको उतनी इन्फॉर्मेशन इन वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट वर्ड जो है वो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने वैसा किया, ये गवर्नमेंट अच्छी थी, उस गवर्नमेंट वो वाली गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी थी, इस वाली गवर्नमेंट के टाइम में तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसी बातें हम खुद भी कर लेते हैं, या हम किसी से सुन भी लेते हैं, हमारे पेरेंट्स से या किसी अंकल से या आंटी से, कभी टीचर से बात करते हुए सुना होगा। तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है कि गवर्नमेंट वर्ड हम बहुत जनरली यूज़ करते हैं, बट कभी सोचा है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट होती ही क्या है? अगर आपसे पूछ लें व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट, भैया जिसके बारे में आप इतना बोल रहे हो अच्छा बुरा वो गवर्नमेंट है ही क्या, कौन है वो गवर्नमेंट? तो हम इस वीडियो के थ्रू क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक गवर्नमेंट होती क्या है, और वो कौन से इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमारी लाइफ में वो प्ले करती है, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, और वो कैसे डिसाइड करती है कि कौन से काम हमें करने हैं या कौन सी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी है, और क्या डिफरेंस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में। 1 by 1 सारी चीज़ों को कवर अप करते हुए चलेंगे। अब कोई भी कंट्री है उसको गवर्नमेंट की नीड ही क्यों है? क्योंकि कंट्री में ना बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, और उन सब लोगों को कोई तो ऐसा चाहिए जो कलेक्टिवली उनके लिए डिसीजन ले, उनके लिए काम करे। तो वो काम कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, जो उन लोगों के लिए डिसीजन लेगी। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है, अब गवर्नमेंट एक्चुअली क्या होती है वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट होती ही नहीं तो हमारे लिए रोड्स कौन बनाता? अब इसके लिए तो कोई तो अथॉरिटी चाहिए ना जो रोड्स बनाएगी सबके लिए, क्योंकि उस रोड पे एक इंसान तो जाएगा नहीं, उस पर तो हर कोई फ्री है चलने के लिए। स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं आप, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल की सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो पब्लिक के लिए बनाई गई हैं, तो पब्लिक के लिए कौन बनाएगा? इंडिविजुअल इंसान तो आगे आएगा नहीं कि चलो मैं रोड बना देता हूँ, नहीं, तो कोई तो ऐसी अथॉरिटी चाहिए ना जो पब्लिक के लिए सारे काम करे। अपनी कंट्री में जो पॉपुलेशन रह रही है, जो सिटीजन्स रह रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम करे। कोई सिचुएशन ख़राब हो रही है तो उसको हैंडल करे। तो ये सब कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, तो अलग अलग तरीके देखेगी कि कैसे हम उसके प्राइसेस डाउन करें कि अफोर्डेबिलिटी में आ जाए, कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन उसको अफोर्ड कर पाए। ये सारे काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे भी स्टैंड लेती है। जैसे पुअर पीपल हैं, ठीक है, पॉपुलेशन है, हर टाइप के लोग हैं, मिडिल्स भी हैं, रिच भी हैं, पुअर भी हैं, BPL भी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं। तो ऐसे लोग जो पुअर हैं, जो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है, स्कीम्स को लॉन्च करती है, कि जिनके थ्रू वो पुअर पीपल जो है, पुअर फैमिलीज़ हैं, वो उन प्रोग्राम्स के थ्रू बेनिफिटेड हों और वहाँ से अपनी लाइफ में वो थोड़ी ग्रोथ कर सके और अपनी जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म कर सके।
ठीक है। और भी बहुत सारे काम जैसे रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए करती है। अब देखो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, हर कंट्री का बॉर्डर है। इंडिया की भी बाउंड्री लाइन बहुत सारी कंट्री से मिल रही है। अगर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तो कोई भी कंट्री आके हम पे अटैक कर सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम है कि वो बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करे और दूसरी कंट्रीज़ के साथ पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन करके रखें। तो वॉर हो जाएगी तो दोनों साइड ही क्या होगा, लॉस होने हैं दोनों साइड ही, ठीक है। तो बॉर्डर्स की सेफ्टी का भी ध्यान कौन रखेगी, गवर्नमेंट रखेगी कि किस बॉर्डर पे, किस बाउंड्री पे हमें कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कोई भी फॉरेन पर्सन हमारी कंट्री में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए नहीं आ पाए, कंट्री की और कंट्री में रहने वाले लोगों की सेफ्टी मेंटेन रहे। अब गवर्नमेंट का एक और रोल है, क्या है कि वो पब्लिक की हेल्थ के साथ साथ अच्छा फूड भी उनको प्रोवाइड करे, सफिशिएंट अमाउंट में फूड प्रोवाइड करे, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और ये वो कैसे करती है, वो बफर स्टॉक करके रखती है कि जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको एक अच्छे प्राइस पे फार्मर से ले लेती है और उनको स्टॉक करके रखती है। जब भी कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं, क्रॉप ख़राब हो जाती है, तो वहाँ से बफर स्टॉक रिलीज़ करती है अपने पूरे सिटीजन्स तक उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। और साथ के साथ ये एक चीज़ ये भी है, FSSAI, FSSAI, इट मीन्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये अथॉरिटी आती है और ये अथॉरिटी का काम होता है कि जो भी फूड, पैक्ड फूड या ओपन फूड, जो भी लोग फूड बिजनेसेस में इंगेज हैं, वो लोग फूड सेफ्टी का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक को खाना तो प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन वो खाना जो है वो सेफ़ नहीं है, वो खा के लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है। तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि सिर्फ पब्लिक को फूड प्रोवाइड नहीं करना है, हेल्दी फूड, हाइजीनिक एंड हेल्दी फूड प्रोवाइड करना है। क्लियर। अब कुछ होती है नेचुरल क्लैमिटीज़, नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है, वो कभी भी आ जाते हैं। सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, रिसेंटली अभी गया है कोविड, जो सबको याद होगा कोविड का टाइम। तो उस टाइम क्या हुआ था, अगर गवर्नमेंट नहीं होती, एक पर्टिकुलर कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो पब्लिक की हेल्प कौन करता। कोविड के टाइम पे सपोज़ करो कि कोई गवर्नमेंट का सिस्टम ही नहीं होता, हर इंसान अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, तो कोविड के अंदर जितनी डेथ्स हुई हैं, क्या वो वहाँ पे रुकती, और भी ज़्यादा डेथ्स होती, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं थे, तो लोग अपनी मर्ज़ी से निकलते बाहर, कोई रुकता ही नहीं। दूसरा, हमें घर में रहते हुए भी हमें ग्रॉसरी का सामान मिल रहा है, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करी जा रही हैं, हमारे ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि एक अथॉरिटी थी जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रही थी, और वो कौन थी, गवर्नमेंट थी। सुनामी है, फ्लड है, अर्थक्वेक्स हैं, तो बहुत डिज़ास्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और पीपल का लॉस होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए लोगों को निकालता कौन है, यहाँ पे भी कौन निकालते हैं, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान तो है नहीं जो जाके सबकी हेल्प करेगा। गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए हुए हैं और उन डिपार्टमेंट्स में जो पीपल हायर किए हुए हैं उनकी हेल्प से लॉ एंड ऑर्डर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है गवर्नमेंट। अब ये हो जाता है कि कभी किसी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो डिस्प्यूट हो गया तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम पुलिस में जाएंगे। अगर पुलिस तक भी मामला रफा दफा नहीं होता तो आपका केस कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है। तो जो कोर्ट में जो बंदे बैठे हैं, जो जजेस बैठे हैं, जो जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि इन्होंने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल सही होगा, तो वो जो जजेस हैं, ये कोर्ट्स हैं, ये भी कौन है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम कहते हैं कोर्ट, ठीक है। चलिए, अब गवर्नमेंट के बारे के इतने फीचर्स तो पढ़ लिए कि गवर्नमेंट ये करती है वो करती है, बट एग्जैक्टली अगर पूछे तो गवर्नमेंट है क्या, तो गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं इज़ अ सिस्टम और इंस्टीट्यूशन जो कि ग्रुप ऑफ पीपल से बनी हुई है, यानी कोई एक पर्सन गवर्नमेंट नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरी कंट्री को मैनेज करते हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करते हैं, बनाते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। सो द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन सेट फॉर द कंट्री। हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का रिटर्न है, किसी का अनरिटर्न है। तो इंडिया का तो कैसा है, लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया में जितने भी लॉज
बनेंगे, गवर्नमेंट जो भी काम करेगी, कुछ भी पॉलिसीज़ निकालेगी या किसी भी तरीके से वर्क करती है, तो इंडिया में गवर्नमेंट सारा काम किसके अकॉर्डिंग करेगी, अपने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। क्लियर? आई होप गवर्नमेंट तक का इतना पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ से हम आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। अब कभी सोचा है कि गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, जो हमने रिसेंटली अभी देखा पढ़ा कि गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, पर गवर्नमेंट ये सब कर कैसे पाती है, मतलब कैसे वो इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है, और क्यों ज़रूरी है कि वो ये सारे काम करे। ज़रूरत हो ना, गवर्नमेंट तो अब आ गई रूल में, वो क्यों ही कई काम करेगी, क्या वो बाउंड है किसी चीज़ से? अब गवर्नमेंट तो सबसे ऊपर है, तो उसको कौन बाउंड कर रहा है कि तुम ये सब काम करो, और वो कर भी रही है तो कैसे मैनेज कर रही है। तो गवर्नमेंट ये सब काम करती ही क्यों है, क्यों हमें किसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें ग्रुप ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट है जो हमें ओवर पावर करे या जो हमारे ऊपर ध्यान रखे, हमारी चीज़ों का ध्यान रखे, कंट्री को रूल करे, क्यों ऐसे टाइप के लोगों की ज़रूरत है, क्यों उस गवर्नमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट। तो हमें गवर्नमेंट की नीड ही क्यों है? तो देखो, कोई भी कंट्री है उसमें ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, वो एक साथ काम भी कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, तो कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना जो सबके बिहाफ पे यूनिटी बनी रहे कंट्री में, सबके बिहाफ पे डिसीजन ले सके, कुछ ऐसे डिसीजंस ले सके या ऐसे लॉ बना सके जो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, कि सभी लोगों की कुछ राइट्स और साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों। ठीक है, ताकि कंट्री में यूनिटी बनी रहे, कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी ज़रूरी होती है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्लासरूम का। अब आपकी क्लास है, ठीक है, अब आपकी क्लास का एक क्लास इंचार्ज भी होता है जिसको हम क्लास टीचर बोल देते हैं। अब इमेजिन करो अगर आपका क्लास इंचार्ज नहीं होगा। सबसे पहले तो ये देखो क्लास इंचार्ज करता क्या है। कोई भी आपकी क्वेरीज है, क्लास इंचार्ज के पास जाओगे। सिलेबस में दिक्कत है, क्लास इंचार्ज के पास जाओगे। कुछ भी आपस में डिस्प्यूट हो गया, क्लास इंचार्ज के पास जाओगे। यही होता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास तो कोई नहीं जाता, सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप, अपने क्लास इंचार्ज के पास जाएंगे। ठीक है, अब सपोज जस्ट इमेजिन कि क्लास इंचार्ज वाला सिस्टम ही नहीं है ही नहीं, तो क्या क्लास में मैनेज हो पाएंगी चीज़ें? हर बच्चा अपनी ही मनमानी कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, किसी ने कोई कॉपी छीन ली है, किसी ने कॉपी पिटिया कर दी है, सब अपनी मर्ज़ी से पढ़ा रहे हैं, किसी का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अगर क्लास इंचार्ज नहीं होगा, क्योंकि अभी आप सब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, तो आपके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई क्लास इंचार्ज होगा। तो अब आप देखिए कि क्लास इंचार्ज के होने की वजह से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, एंड जस्ट इमेजिन कि वो क्लास इंचार्ज अगर नहीं होगा तो कितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी आपको। सेम वही है ना कंट्री लेवल पे, कि कंट्री पे अगर गवर्नमेंट नहीं हुई, यानी क्लास इंचार्ज नहीं हुआ, तो हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जिनका सोल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हर इंसान अपने आप में ही गवर्नमेंट अपने आप को समझेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। इससे आप भूलेंगे नहीं कि गवर्नमेंट होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट की बिहाफ पे काम करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इंडियन रेलवे, भारत पेट्रोलियम। ये एग्जांपल्स कौन से, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ ना कुछ रूल्स बनाती है, अब जो रूल्स बना दी, अब इनको इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है, इनको अप्लाई भी तो करना है सबके ऊपर। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये डिसीजंस जो है वो किस तरह अकॉर्डिंग लेती है। अब गवर्नमेंट चूज़ करके बनाते हैं, कौन, पीपल, हम लोग वोट करते हैं, वोटिंग के थ्रू हम गवर्नमेंट मतलब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट में भेजते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ताकि लोगों की जो लिविंग है वो इजी हो जाए, कंफर्टेबल तरीके से वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, कंट्री में रह सके। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कौन होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, जो लोग यानी पब्लिक उनको वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट करके वहाँ पे भेजती है। अब वहाँ जो लोगों को हमने वोट किया है वो हो गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जो गवर्नमेंट का एक पार्ट बन गए। अब वो लोग ग्राउंड लेवल पे हमारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, समझते हैं कि क्या हमारी डिमांड है, और फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वहाँ से लॉ बनते हैं, और पूरी कंट्री पे या उस पर्टिकुलर एरिया पे वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और इस तरीके से लोगों के लिए एक रहने लायक एनवायरनमेंट बन जाता है कंट्री में। क्लियर? अब गवर्नमेंट जो है ना, वो
बहुत अलग अलग लेवल पे वर्क करती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है तो एक ग्रुप तो पूरी कंट्री को संभाल नहीं सकता, तो उस पर भी क्या होता है, अलग अलग लेवल पे काम होता है। जैसे कि इस पॉइंट पे जाने से पहले हम ये समझ सकते हैं ना, एक नॉर्मल से एग्जांपल देखते हैं। आपका स्कूल है, स्कूल में सबसे ऊपर कौन है, सबके पास सबसे ज़्यादा पावर है, कौन है वो, प्रिंसिपल। ठीक है, यानी एक स्कूल बिल्डिंग में अगर हम ये माने कि सबसे हायर अथॉरिटी कौन है, वो ऐसा पर्सन जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, वो हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे कौन हो गए, कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स के नीचे कौन हो गए, टीचर्स। और टीचर्स के नीचे कौन हो गए, आपके मॉनिटर्स। तो इस तरीके से क्या होता है, अब ये इमेजिन करो कि ये स्कूल तो हो गई आपकी कंट्री। तो जिस तरीके से एक स्कूल में पावर्स डिवाइड हो रखी हैं अलग अलग लेवल पे, क्योंकि एक जो प्रिंसिपल है वो एक अकेला पर्सन एक एक बच्चे की तो इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता, उनका ध्यान नहीं रख सकता कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि कोऑर्डिनेटर को पावर दे दी कि कोऑर्डिनेटर के अंडर कुछ पर्टिकुलर एरिया आ गया। अब कोऑर्डिनेटर्स ने भी अपना थोड़ा सा वर्कलोड कम करने के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, आउटपुट अच्छा निकल सके, तो उन्होंने अपनी अपनी कुछ कुछ पावर्स किसको प्रोवाइड कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी टीचर्स को। अब एक टीचर के पास क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल क्लास। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल का जो काम था वो डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या हुआ, इजी हो गया। अब एक टीचर एक क्लास को इजीली मैनेज कर सकता है, लेकिन क्योंकि टीचर के पास भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने नीचे बना दिया एक मॉनिटर। हर क्लास का एक मॉनिटर तो हो गया फिक्स। अब ये मॉनिटर इस क्लास के 30 to 35 स्टूडेंट्स को ईजिली मैनेज कर सकता है, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकता है, और सारी रिपोर्ट बड़ी आराम से प्रिंसिपल तक पहुँच सकती है। और प्रिंसिपल वहाँ से क्या करेंगे, अपनी टीम के साथ मिलके जो भी उनको लगेगा कि स्कूल में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आने हैं, या कुछ चीज़ें थोड़ी लाइट करनी है, कोई हार्श रूल बना दिया है और जिससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारे डिसीजन ले सकते हैं ईजिली। सेम यही चीज़, आई होप स्कूल वाले एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चा, वो होती है नेशनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे। तो कंट्री लेवल पे भी अब कोई भी एक प्रेसिडेंट हो गया या एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, और वो पूरी कंट्री को तो नहीं मैनेज कर सकते ना। गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, फिर भी वो पूरी कंट्री को तो मैनेज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को अपनी पावर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो पावर्स कैसे होती हैं, लोकल लेवल पर। लोकल लेवल पे कौन सा हो गया, जैसे हमारा पंचायत, जो हमारा जिसके कहते हैं विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे। उसके बाद स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट काम करेगी, और नेशनल लेवल यानी पूरी कंट्री एज अ होल उसके ऊपर एक अलग गवर्नमेंट काम करेगी। तो नेशनल लेवल पे सबसे हायर अथॉरिटी, उन्होंने अपना पावर डिवाइड कर दिया स्टेट गवर्नमेंट्स में, और उन्होंने भी अपना पावर डिवाइड कर दिया किसके पास, लोकल गवर्नमेंट पंचायत के पास। और इन सारे टॉपिक्स को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे एज सेपरेट वीडियो, या सेपरेट चैप्टर्स भी हैं इनके, और उनको जितना भी हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपके लिए जानना इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना आपके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और इन टॉपिक्स को हम डिटेल में अपने आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए अब लोकल लेवल, जिसे बताया था अभी आपको, लोकल लेवल का मतलब होता है जो विलेजेस पे, टाउन्स पे, नॉर्मल जो छोटे लोकेलिटीज़ है वहाँ पे काम करते हैं। स्टेट लेवल जो पूरे स्टेट को कवर करता है, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट विलेजेस सब आ गए, टाउन्स आ गए उस पर्टिकुलर स्टेट के। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर की ये बाउंड्री आपको दे दी, तो यानी इस एरिया में जितना भी मैंने बाउंड्री मार्क कर दी है रफली, इस एरिया में डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का। ऑल्दो सबसे ऊपर नेशनल गवर्नमेंट ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, जो पूरी कंट्री पे रूल करेगी, या उसका पूरी कंट्री के लिए कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन पास करेगी, इम्प्लीमेंट करवाएगी, डिसीजंस लेगी। बट स्टेट के पास भी पावर है कि वो अपने अपने स्टेट को संभालेंगे, और उनकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम नेशनल गवर्नमेंट पे यानी सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से आप मैपिंग के थ्रू देख सकते हैं कि हर स्टेट का एक अलग बाउंड्री है, हर स्टेट का एक अलग गवर्नमेंट भी है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट इज हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस। अब लोकल गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, अभी देखो
इसमें अगर आप देखेंगे, या इसमें तो दिख भी नहीं रहा, इतना ब्लर हो गया ये, स्टेट में भी ये सारे ना डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। ये जो बिल्कुल आपको छोटे छोटे नेम्स दिख रहे हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी कितने सारे विलेजेस होंगे, टाउन्स होंगे। तो इतने बड़े एरिया को संभालने के लिए पावर्स को और डिवाइड कर दिया लोकल गवर्नमेंट, इसको विलेज लेवल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। विलेज लेवल पे जो काम करती है पंचायत इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोकल लेवल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, ये हमें समझना है। और ये जो टॉपिक है ये हम डिटेल में करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज एंड दी गवर्नमेंट, कानून और सरकार। अब गवर्नमेंट क्या करती है बच्चा, गवर्नमेंट कानून बनाती है, लॉ बना देती है हर उस इंसान के लिए जो कंट्री में रह रहा है, और ये इम्प्लीमेंटेड है उनके ऊपर कि उन लोगों को वो कानून या जो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो उन लोगों को फॉलो भी करने हैं। ठीक है, और यही एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट स्मूथली काम कर सकती है कि जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, लोगों के ऊपर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिसीजन बना सकती है, लॉ बना सकती है, सिमिलरली उसके पास ये भी पावर है कि वो उन डिसीजंस को इन्फोर्स करवाएगी। क्योंकि अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट ही नहीं किए तो क्या ही फ़ायदा उनका बनाने का, फिर तो वो बनाए और ना बनाए बराबर है। तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं तो गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो उनको इन्फोर्स भी करवाए, लागू भी करवाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक लॉ है कि हर जो भी इंसान ड्राइविंग करेगा, ठीक है, उसके पास एक लाइसेंस होना ज़रूरी है। अभी आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, आप स्कूटी से हैं, बाइक से हैं, कार पे हैं, तो कई बार ट्रैफिक पुलिस आपको रोक लेती है, या आपको नहीं रोका तो आपने देखा होगा कि रोक लेती है, उनकी आरसी चेक करती है, लाइसेंस चेक करती है, देखती है कि प्रॉपर तरीके से बंदा ड्राइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर उसके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो अगर कानून तो बना दिया कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन आपके पास, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करेंगे। तो ये तो बन गए कानून, लॉ बना दी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। अगर ये बना के सिर्फ बुक्स में रह जाते, डॉक्यूमेंट्स में रह जाते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो कोई फ़ायदा होता है इनका बनाने का। तो इन्होंने लॉ बनाई भी और इनको इम्प्लीमेंट भी किया, और ये देखने के लिए कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या फिर जो इनको डिसओबे कर रहा है उसको भी तो कुछ पनिशमेंट मिलेगी ना। थोड़ा डर रहेगा इंसान के मन में, तभी तो वो चीज़ें फॉलो करेगा। तो उसके लिए भी अलग से अथॉरिटीज़ यानी पुलिस अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप ये चेक करेंगे कि वो रूल्स जो हमने बनाए हैं, जो हमने इम्प्लीमेंट कर दिए, अब वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन चीज़ों का आप नज़र रखेंगे। जैसे अगर स्कूल का एग्जांपल लें तो स्कूल में कौन होता है, रूल्स बना दिए, कोऑर्डिनेटर्स बना दिए, टीचर्स बना दिए, मॉनिटर्स भी बना दिए। अब आपके होते हैं पीटीआईज और डिसिप्लिन इंचार्ज, जो कि ये देखते हैं कि जो रूल्स हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, प्रिंसिपल सर ने बनाए हैं, मैम ने बनाए हैं, उन रूल्स का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो वही नेशनल लेवल पे भी भैया यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी पर्सन ड्राइविंग कर रहा है लाइसेंस के बिना, ठीक है, तो उसके लिए कुछ फिक्स पनिशमेंट कर दी, भैया ये रूल्स थे, आपने फॉलो नहीं किए, अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट हो सकती है, जैसे हो सकता है उसको जेल में डाल दिया जाए, या कुछ फ़ाइन लगा के छोड़ दिया जाए, चालान जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली कि चालान काट दिया, चालान कट गया हमारा। ठीक है, तो और दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपने किस लेवल तक उस लॉ को डिसओबे किया है। गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती कानून बनाने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो कोई भी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाती, और उसके लिए हुए डिसीजन का कोई ख़ास वैल्यू भी नहीं होता। अब आप अगर ये सोचें कि क्यों ज़रूरी है, अब क्या आपके मन में आया कि क्यों ज़रूरी है कि हम लोग कानून से बंधे हुए हैं, क्यों ऐसा इम्पॉर्टेंट बना दिया है कि गवर्नमेंट ने अगर रूल बनाए तो हम फॉलो करें ही करें, हमारा नहीं कर रहा मन फॉलो करने का, ऐसा कंपल्शन क्यों डाल दिया, इतना प्रेशर क्यों डालते हैं कि हमने कानून बनाया तो आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। लॉ बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अब कानून बनाने इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आप सोसाइटी में किस तरीके से रह रहे हैं, आप पीसफुली रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, आप यूनिटी में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, दो लोगों में आपस में झगड़ा नहीं हो जाए, चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाए। उस चीज़ को, एक पीसफुल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या लॉज बनाने ज़रूरी हैं जो सबके ऊपर इक्वली इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो वेरियस
जो सोसाइटी में वेरियस ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में रेगुलर डिस्प्यूट्स होते रहेंगे। क्योंकि ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी किया जाए। इसलिए लोग बंधे हुए हैं कि जो कानून, जो सरकार ने इतनी मेहनत की है, गवर्नमेंट ने इतना हार्डवर्क किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए, अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग लोगों को तक कि वो देखें कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, और अगर नहीं करेगी तो उस प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स भी ऑलरेडी लिखी गई हैं। अगर गवर्नमेंट ही कुछ रूल्स को ब्रेक कर दे, क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट है कौन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल ही उन लॉज को ब्रेक कर दे तो क्या हमारे पास कुछ पावर है? अगर क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट ने ही कोई रूल ब्रेक कर दिया तो क्या वी एज अ पीपल, डज वी हैव एनी राइट टू पनिश गवर्नमेंट? है ना, ये तो मज़े वाली बात हो गई कि अब गवर्नमेंट को भी हम पनिश करेंगे। तो ठीक है, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्शंस ले सकती है, उसी तरीके से पब्लिक भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है अगर उसको लगता है कि कोई पर्टिकुलर लॉ खुद गवर्नमेंट ही फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि उसको कोई पर्टिकुलर जॉब सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी पर्टिकुलर कास्ट का था, ठीक है, या उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट को अप्रोच करेगा, यानी कोर्ट में चला जाएगा, अपनी कंप्लेन बताएगा कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, और बताएगा कि कानून को जो है फॉलो नहीं किया गया है। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है उस लॉ एंड ऑर्डर को फुलफ़िल करने का ऑर्डर देगी। और अगर इसमें गवर्नमेंट के पार्ट से भी कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ है कि गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय की गलती की वजह से ऐसा हुआ है या कुछ भी चीज़ है, तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पनिशमेंट मिलेगी। बिकॉज गवर्नमेंट भी क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर उस ग्रुप ऑफ पीपल में भी किसी पर्सन ने कुछ गड़बड़ की तो वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो पनिशमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन पे भी इक्वली इम्प्लीमेंट की जाएंगी। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मीनिंग से पहले हम ये सोचें कि गवर्नमेंट को पावर किसने दी है कि वो डिसीजन ले, लॉ बनाए, उनको इन्फोर्स करवाए, इम्प्लीमेंट करवाए। ये गवर्नमेंट को पावर दी ही किसने है? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया तो अब इसका आंसर भी ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर मिलता है इसका। इसका आंसर डिपेंड करता है इस बात पे कि किस टाइप की गवर्नमेंट है कंट्री में। जिस टाइप की गवर्नमेंट होगी वो टाइप ही डिसाइड करेगी कि वो उस गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है और वो पावर उनको किसने दी है, किस तरीके से उसने वो पावर एक्वायर की है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमारी कौन कौन सी है। तो ये आ गई आपकी 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। वैसे और भी बहुत सारी टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन बेसिकली हम सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे और कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी वो हम अपकमिंग वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। सो मेनली आपके 3 टाइप्स की गवर्नमेंट हम देखते हैं, डेमोक्रेटिक, मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी। अब देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी का एक बहुत फेमस डेफिनेशन है जो दिया था अब्राहम लिंकन ने। क्या था वो? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी एक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों के द्वारा बनाई गई होती है और लोगों के लिए ही बनाई गई होती है। ऐसी कोई गवर्नमेंट है बन जाएगी आपकी डेमोक्रेसी बन जाएगी। और ये डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन ने। और ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये डेफिनेशन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि ये किसने दी थी। ऑप्शंस में अब्राहम लिंकन एक ऑप्शन होगा। अब अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हु वॉज ही? अब्राहम लिंकन का बर्थ हुआ था February 12, 1809 एंड इनकी डेथ हो गई थी 15 अप्रैल 1865। और एक अमेरिकन लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, ठीक है, और यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सर्व किया था 1861 से 1865 तक। अब देखते हैं डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ग्रीक के 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड निकला डेमोक्रेसी, जिसमें डिमोस, ग्रीक वर्ड डिमोस का मतलब होता है पीपल और क्राटोस का मतलब होता है पावर। ठीक है, डिमोस मीन्स पीपल एंड क्राटोस मीन्स पावर, और इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके बना दिया डेमोक्रेसी। और उसका मीनिंग क्या बन गया? पावर ऑफ पीपल। सो पावर ऑफ द पीपल
अ वे ऑफ गवर्निंग विच डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल, की ऐसी गवर्निंग बॉडी जो कि लोगों के हिसाब से काम कर रही है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। आपको डेमोक्रेसी, सिर्फ डेमोक्रेसी के ही बहुत अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगी, पर इसका मेन एक डेफिनेशन या जो एक क्रक्स मैं आपको बताऊं तो ऐसी गवर्नमेंट जो लोग चुनते हैं, यानी वोट करते हैं, लोग चुनते हैं लोगों के, और वो जो लोग चुने गए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, जो लीडर्स बन गए हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो उन लोगों के लिए ही लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसी रीज़न से इसको बोला गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो 3 पार्ट्स हमने देखे थे गवर्नमेंट के, उसमें सबसे हम पहले लेके चल रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं ना, पीपल, कंट्री की, वही गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करते हैं डिसीजंस लेने के लिए, लॉ ऑर्डर बनाने के लिए। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या बोल के जाते हैं कि हाँ भाई ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये गवर्नमेंट बनेगा? नहीं, एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू वो वोट देते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, और वो उसको इलेक्ट करते हैं अपने बिहाफ पे। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने एक्शंस को, यानी जो भी वो एक्टिविटीज़ करेगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लेगी, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी, और वो एक्सप्लेन करेगी किसको? उन लोगों को जिसके लिए उन्होंने वो डिसीजन बनाए हैं या जिनकी वजह से वो गवर्नमेंट का पार्ट बने हैं, यानी वो उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कुछ भी अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं तो उन लोगों की नीड, उनकी डिमांड और जो सिचुएशन है उस टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे और लोगों को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट इज मोनार्ची। मोनार्ची क्या होती है? द मोनार्च, अगर हम बात करें मोनार्च, तो मोनार्च इज़ अ किंग और क्वीन, जहाँ राजा रानी का राजपाट चल रहा हो। जैसे पहले इंडिया में भी था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले राजा महाराजा चल रहे थे, तो वो जो राजा महाराजा वाला टाइम था ना, और ऐसी सरकार जिसमें राजा महाराजा रानियाँ रूल करती हैं, और फिर उसके बाद उनके बच्चे, जो ये वाला सिस्टम चलता है गवर्नमेंट का, उसको हम बोलते हैं मोनार्क। तो मोनार्च में भी क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं कि जो डिस्कस करते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर पे कि डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या इस चीज़ पे लॉ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है ना, वो कौन लेगा? खुद उस वहाँ का एम्पायर, किंग या रूलर। ठीक है, डेमोक्रेसी से अलग इसमें क्या होता है कि अब डिफरेंस क्या हो गया डेमोक्रेसी में? इसमें डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं, उनको जनता चुनती है, पब्लिक वोटिंग करके चुनती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी पब्लिक को, उन लोगों के लिए के टूवर्ड्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी उन्होंने डिसीजन लिए उनके लिए। क्या मोनार्की में क्या होता है, जो किंग और क्वीन होते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनको अपनी जो प्रजा होती है, जो लोग होते हैं, जो अपने उनके एम्पायर के अंदर जो जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने का फोर्स नहीं होता कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस रूल्स रेगुलेशन बना दिए, फाइनल डिसीजन, ख़त्म कहानी। हमसे जवाब नहीं मांगोगे कि आप राजा रानी आपने ऐसा क्यों बना दिया, वो लायबल नहीं है किसी को भी आंसर करने के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा होता है क्योंकि लोगों ने चुना होता है, तो लोगों की उम्मीदें होती हैं कि जिस इंसान को हमने लीडर बनाया है वो हमारे बारे में वर्क करे, और जो उसने कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं या जो भी एक्टिविटीज़ या एक्शंस वो ले रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मोनार्की में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है भाई? ऑटोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एब्सोल्यूट पावर किसी एक रूलर के अंडर होती है, जिसको बोलते हैं ऑटोक्रेट। ठीक है, अब ऑटोक्रेसी में मोनार्की और डिक्टेटरशिप भी आ जाता है, यानी मोनार्की और डिक्टेटरशिप भी एक पार्ट हो गया ऑटोक्रेसी का, क्योंकि मोनार्की में भी क्या होता है, सिंगल पर्सन का रूल होता है, या वो किंग होगा, क्वीन होगा। डिक्टेटरशिप में भी क्या होता है, एक सिंगल पर्सन रूल करता है। ऑटोक्रेसी में भी क्या होता है, सिंगल पर्सन रूल करता है। तो ये कुछ इसके अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं, बट ऑटोक्रेसी मतलब खुद का राज, रूल ऑफ वन, एक पर्सन रूल करता है सबके ऊपर। बताएं पहले आप सोचें कि क्या ज़रूरी है कि हमारे लिए जो डिसीजंस लिए गए हैं उन डिसीजंस में हमारा कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। अगर आपकी क्लास में कुछ डिसीजन लिया जा रहा है आपके लिए, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन आप अडेप्टेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, आप अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो आप अगेंस्ट जाएंगे। तो जब भी कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है और अगर उस डिसीजन में आपका कुछ रोल है, आप उसमें कुछ सजेशंस दे सकते हो, और अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हो। यानी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे डेमोक्रेसी
आपने डेमोक्रेसी पढ़ा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, आपने मोनार्की पढ़ा, आपने ऑटोक्रेसी पढ़ा। अब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सी गवर्नमेंट सबसे अच्छे से वर्क कर सकती है? वैसे इंडिया में तो कौन सी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन आपको खुद सोचो कि क्या इससे बेटर कोई गवर्नमेंट हो सकती है? क्या डेमोक्रेसी से बेटर मोनार्की ऑटोक्रेसी है? यही इसका आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया एंड डेमोक्रेसी। इंडिया को इस अचीवमेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। बहुत इजीली तो आज़ादी नहीं मिली थी, बहुत इजीली तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनी थी, तो बहुत इसके लिए एफर्ट्स किए गए थे। वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जहाँ के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। मेन फीचर है डेमोक्रेसी का वो ये है कि पीपल यानी जो लोग हैं, आम जनता है, उसके पास पावर है कि वो अपने लीडर खुद चुन सकती है। इसी सेंस में डेमोक्रेसी को बोलते हैं रूल बाय द। और जो बेसिक आइडिया है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे वो ये है कि जो लोग हैं जिनके लिए कानून बन रहा है कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए उन रूल्स को बनाने के लिए। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो से एक से तो पूछ नहीं सकते, इसलिए हम वोटिंग करते हैं, लीडर्स बनाते हैं। वो लीडर अपने वहाँ के एरिया, जिस रीजन से वो लीडर बना है, वो अपने एरियाज के लोगों के बिहाफ पे उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं। पढ़ लेते हैं क्योंकि इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और अच्छे से पढ़ेंगे। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेचा दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी, ये वाला टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक तो होती है रिप्रेजेंटेटिव, और एक होती है आपकी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंडिया में कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी है? ये तो हमें पता है इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, पर कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी है ये चीज़ देखनी होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। लोगों ने, ये सब लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, वोट किया। सब लोगों ने वोट बना के करके अपना एक लीडर चूज़ कर लिया। अब ये जो लीडर है ये गवर्नमेंट का पार्ट बन गया और ये वहाँ जाके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हो जाता है, लोगों ने वोट किया और डायरेक्टली क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए। दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे मेन जो पावर है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, रादर देन प्रेसिडेंट के पास होती है। और इसका एग्जाम्पल आपका है USA, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी वर्क करती है। चलिए नेक्स्ट, अब फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, अब इतना तो पढ़ लिया, अब देख लेते हैं हमारे फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। सबसे पहले हमने फीचर पढ़े थे गवर्नमेंट के वीडियो के स्टार्टिंग में कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। अब फिर हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर हमने देखा कि इंडिया में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है और वो कौन सी है, डेमोक्रेटिक। फिर हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के भी अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर हमने क्या पढ़ा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के पार्ट पढ़े। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को पढ़ रहे हैं। आई होप जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर है आपके कि हमने कैसे कैसे चीज़ों को स्टार्ट किया और किस तरीके से हम इस चैप्टर को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन फीचर्स है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का वो ये है कि लोगों के पास पावर होती है, क्या करे, वो अपने लीडर्स को चुन सकती है, अपने लीडर्स को सेलेक्ट कर सकती है। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय पीपल, और जो बेसिक आइडिया होता है इसके पीछे वो यही है कि लोग खुद जो अपने लिए उनके लिए रूल्स बनने वाले हैं खुद उनमें पार्टिसिपेशन करें थ्रू देयर इलेक्टेड लीडर्स। देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में पीपल जो है वो डायरेक्टली रूल्स मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेशन उनका नहीं होता। सबसे पहले वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे एंटायर पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, एक गवर्नमेंट खुद को तब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकती जब तक वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो ना करे। क्या होता है अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये क्या बला का नाम है मैम, ये क्या बता दिया आपने, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, अभी क्या बला है, इसको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी बोलते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। चलिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको यूनिवर्सल सफरेज भी बोलते हैं, कॉमन सफरेज भी बोलते हैं, जनरल सफरेज भी बोलते हैं। ठीक है,
क्या है ये प्रोवाइड करती है वोटिंग राइट। इसको अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हर अडल्ट को, और यूजुअली अडल्ट की जो मैक्सिमम कंट्रीज ने जिस अडल्ट एज को एक्सेप्ट किया हुआ है वो है 18 ईयर्स, सॉरी दैट इज़ 18 ईयर्स। वैसे तो जो अडल्ट की एज है वो 15 to 21 आ जाती है, इस बीच में अडल्ट कंसीडर किया जाता है। बट मैक्सिमम कंट्रीज़ ने वोटिंग की अगर हम बात करें इलेक्शंस के लिए, अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग के लिए 18 ईयर्स को ही अडल्ट एज माना गया है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सफरेज और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी पर्सन 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव है, 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स है, तो उसको वोट देने का अधिकार है। वो वोट करके अपने लीडर, मनपसंद लीडर को चुन सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तरीके से उसके ऊपर भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और वो अपना लीडर खुद चुन सकता है। लेकिन ऐसा ना हमेशा से नहीं था। आज तो हमें ये चीज़ें दिख रही हैं कि हमें वोटिंग राइट है, सब कुछ इतना स्मूथ हो गया है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो फिर कैसा था? अब क्या आप ये मानोगे इस बात को कि पहले गवर्नमेंट जो थी, पहले की जो गवर्नमेंट थी वो वुमेन को और पुअर पीपल को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होने देती थी। इंडिया में भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में जब इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम जो गरीब लोग थे या जो कम पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, उनको वोटिंग का राइट नहीं मिला था। और बहुत सी अलग कंट्रीज़ में भी ऐसा हुआ था कि लोगों को या वुमेन को या जो पुअर पीपल थे या अनपढ़ जो लोग थे, इलिटरेट थे, उनको वोटिंग का राइट ही नहीं दिया गया था। तो सबसे पहले के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ मैन जिसके पास प्रॉपर्टी थी, मैन विद प्रॉपर्टी या जो पढ़े लिखे थे, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट था। ठीक है, इसका मतलब वुमेन, पुअर पीपल या ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या बहुत कम है, यानी पुअर पीपल ही हो गए वो, अनएजुकेटेड पीपल, उनको वोटिंग का राइट ही नहीं था। मेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उस मेल में भी जो पढ़े लिखे हैं प्लस जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ दो ही टाइप के मेल को वोट करने का राइट था। यानी मेल सोसाइटी को भी 100% राइट नहीं था वोटिंग का। तो वुमेन, पुअर, अनएजुकेटेड, प्रॉपर्टी लेस, इनकी तो बात ही नहीं है, इनको तो बिल्कुल राइट नहीं था, ज़ीरो राइट था। पहले जो इनिशियली जब भी कंसेप्ट आया था मोनार्की सिस्टम, ऑटोक्रेसी, ये सब चीज़ें जब हटी थी, जब डेमोक्रेसी कंट्री आई थी, तो जब ये कंसेप्ट आया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो उस टाइम वोटिंग हो रही है, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है भैया, लोग चुन रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, बट उसमें 100% पार्टिसिपेशन नहीं है लोगों का, 100% लोगों के पास राइट नहीं है। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता था कि सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में पावर होती थी वोट करने की, अपने लीडर्स चुनने की। धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हुई और उसके बाद विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वोटिंग राइट सबको मिला एक अडल्ट एज पे, और जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। आई थिंक यहाँ से आपको एक कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले कुछ ही माइनॉरिटी सेक्शन थे, यानी बहुत कम सेक्शन ऐसा था, कुछ बहुत छोटा ऐसा पार्ट था लोगों का जिनको वोटिंग का राइट था, स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर कि इनको वोटिंग का राइट है। 100% पॉपुलेशन को इंडिया में भी राइट नहीं था। बहुत सारे पीपल जिसमें इंक्लूड थे गांधी जी भी खुद, वो इस चीज़ को बहुत अनफेयर मानते थे और उनका ये मानना था कि हमने इतने साल तो हमने किसी के अंडर काम किया, किसी के रूल में काम किया, और अब हमें वोटिंग का राइट भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने डिमांड करी थी कि हर अडल्ट को, डजेंट मैटर ही इज़ अ मेल और फीमेल, ही इज़ एडुकेटेड, नॉन एडुकेटेड, रिच पर्सन, पुअर पर्सन, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी कास्ट, सेक्स, रिलीजन का हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वोटिंग राइट हर अडल्ट का राइट है। ये गांधी जी ने डिमांड किया था, और भी बहुत सारे लीडर्स थे इनके साथ जिन्होंने डिमांड किया था। और उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो गया, और इसलिए आज के टाइम पे हर पर्सन इंडिया में जो 18 ईयर्स या उससे अबव है उन सबको वोटिंग राइट है। तो अब आप ये देखिए कि इस वीडियो में क्या आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं, कौन कौन सी चीज़ें, एक गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लेवल्स हमने पढ़े हैं गवर्नमेंट के, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और एक आपका लोकल लेवल। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टाइप्स ऑफ हमने गवर्नमेंट पढ़ी हैं, कौन कौन सी, डेमोक्रेसी, मोनार्की और आपका ऑटोक्रेसी।
ठीक है। फिर हमने देखा कि डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स है, कौन से थे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। और फिर हमने लास्ट में किया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है मैंने सारी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड, ऑल्दो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने चैप्टर्स को और सिलेबस को आगे लेके चलेंगे बहुत सारी चीज़ें और भी हम ऐड ऑन करते जाएंगे इसमें। सो आई जस्ट होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगी सारी वीडियोस के लिंक, प्लस जो भी पीडीएफ इस वीडियोस में यूज़ की गई हैं वो सारी पीडीएफ भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से दोबारा क्विक रिवीजन कर सकते हैं अपना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।